उत्तर प्रदेश का तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। उनसे जानते हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन किया है वो क्यों किया है और उनका आगे की क्या प्लानिंग है। इस उत्तर प्रदेश के चरणबद्ध जो चुनाव हो रहे हैं वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे। मैं महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महान दल एक पार्टी है, हमारा समाजवादी पार्टी का चुनावी गठबंधन है। वो थूक से फैलने वाली बीमारी थी, छींक से फैलने वाली थी, वो किसी संपर्क में ना आते शायद कोरोना न फैलता। लेकिन इससे भी आगे की बात, चलो कोरोना फैला तो पहला मरीज 23 जनवरी 2020 को, ध्यान रखिएगा तारीख, 23 जनवरी 2020 को पहला मरीज भारत में मिला। तब हमारे मोदी जी सो रहे थे, योगी जी सो रहे थे, उन्हें होश नहीं था। 23 जनवरी पहला मरीज मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, 10वां मिला, 500 मरीज, 549 मरीज तक मोदी जी को एकदम से होश नहीं था और बिना बताए मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया। कल से आप घर से नहीं निकल सकते। अगर मोदी जी की जगह मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं पहला मरीज मिला तभी लोगों को, देश के लोगों को अलर्ट कर देता कि देखो कोरोना फैल रहा है पूरे देश में, हमारे यहाँ एक मरीज मिल गया है। हम हो सकता है कि अगर कोरोना 500-800 होंगे तो मैं लॉकडाउन करूँगा, उससे पहले अपना अपना इंतजाम कर लो। लेकिन आपको लगता है ऐसे में भगदड़ मच सकती थी? क्यों भगदड़ मच जाती? आप बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा लोग देश, रहते हैं। क्या जब लॉकडाउन किया तो भगदड़ नहीं मची? वो समय तो बात मची, एक बार तो वहाँ लोगों को वहाँ जगह जगह रोक दिया गया था। रोक नहीं दिया गया, लाखों लोग भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहे, पुलिस लाठियां चलाती रही। मोदी जी ने ट्रेन और बस बंद कर दी। ट्रेन और बस अगर चलती तो कोरोना फैलता, 24 घंटे में लोग अपने घर पहुंच जाते तो कोरोना फैलता। 100 की जगह में ट्रकों में 500 लोगों को ठूंस के आना पड़ा और 5-5 हज़ार रुपया दे लाठी खाते हुए आना पड़ा, तो कोरोना नहीं फैला। आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है 2022 का, ये कोरोना के प्रति जो सरकार का व्यवहार रहा उसको लेके हो रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के कोरोना काल के मैनेजमेंट को देखता हूँ, मेरे हिसाब से कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना नौटंकी है। अच्छा, आप कोरोना को नौटंकी बता रहे हैं? एक मिनट इसलिए बता रहा हूँ कि शराब की दुकान 10 दिन के लिए बंद हुई 26 मार्च जब लॉकडाउन हुआ। उससे सरकार को फायदा होता है? अरे मेरी बात समझिए ना, 26 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 10 दिन के लिए बंद हुई, लेकिन सरकार ने कहा कि अगर शराब की दुकान बंद हो जाएगी तो हम गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। और जिनके बच्चे भूखे प्यासे मरते रहे, आपकी आमदनी सरकार की हो इसलिए आप शराब की दुकान खोल दिए। शराब की दुकान खोल लो, चाहे जितनी भीड़ जुटे, कोरोना नहीं फैलता। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी अपने कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, चप्पल की दुकान, सब्जी की दुकान खोल लेगा तो कोरोना फैलेगा। वाह आपकी नौटंकी। आप 26 अक्टूबर को मोदी जी कहते हैं कि मन की बात में कहते हैं कोरोना है और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। 28 अगस्त को बिहार में चुनावी रैली 1 लाख को जुटा करते हैं, तब वहाँ कहाँ मास्क था और कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। तो भारतीय जनता पार्टी कुंभ मेले का स्नान, हम सभी हिंदू हैं, कुंभ मेले से कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर आप कुंभ मेले पाबंदियों के साथ करा सकते हो, जहाँ लाखों बच्चे नहाए, महिलाएं नहाई, बूढ़े नहाए, तो क्या उन्हीं पाबंदियों के साथ स्कूल लगातार नहीं खुल सकते थे क्या? लेकिन ये सरकार चाहती है कि लोग अशिक्षित रहें, जिससे उनसे सवाल न पूछें। आपने बहुत अच्छी बात की कि स्कूल कॉलेज सरकार ने बंद कर दिए। समाजवादी सरकार में बहुत सीनियर लीडर हैं आजम खान साहब, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और जब से भाजपा की सरकार आई उनके ऊपर लगभग 100 मुकदमे दर्ज हो गए, उनके परिवार के ऊपर हो गए, उनकी बीवी, उनका बेटा, और वो लगभग 2 साल के लगभग जेल में रहे। बीवी पहले आ गई, बीमार रहीं, वो भी बीमार रहे, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी। क्या मानते हैं, क्या यूनिवर्सिटी बनाना गुनाह था उनका? भाई देखिए, ऐसा है कि सरकार और सरकार के एजेंट के रूप में काम करे IAS और IPS अफसरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। हम 2022 में सरकार बदल रही है। कैसे कह सकते हैं आप? अरे हम लोग चुनाव देख रहे हैं, 2 ट्रेंड में वोट बीजेपी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं हम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कानपुर गए रैली करने, 100 आदमी नहीं जुटे, कुर्सी लगी थी 10,000।
तो पंजाब में भी कह रहे थे मेरे को प्रधानमंत्री जाने से रोक दिया, मेरे पे हमला हो सकता था। पंजाब में प्रधानमंत्री की इतनी सुरक्षा है, अपने ही देश में अपने ही प्रधानमंत्री के इतना डर लग रहा है। मैं नेता हूँ, मैं तो दिन रात चलता हूँ, मेरे तो कोई गनर भी नहीं मुझे सरकार ने दिया। मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी और मुझे मेरी गाड़ी तोड़ने का प्रयास किया। मैं तो नहीं डरा, मैं तो रोज रैली कर। क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का वो स्टेप, जो प्रधानमंत्री का बयान था, उसको लेकर क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल 56 इंच के सीने वाले, वो डरपोक नहीं है, लेकिन भीड़ नहीं थी वहाँ, इसलिए डर के मारे भीड़ नहीं थी। अब जाते तो उनकी बेइज्जती हुई, इसलिए नहीं गए। कुछ न कुछ तो बहाना करना था। अब ये तो कह नहीं सकते थे कि साहब हमारा लूज मोशन हो रहा था इसलिए हम नहीं गए। यही कह दिया कि सुरक्षा नहीं थी और हमें जान का खतरा था। आप मानते हैं कि बहाना लगाया प्रधानमंत्री? बिल्कुल बहाना बनाया, इसको पब्लिक सिटी बनाया, सब जानते, पब्लिक स्टेप नहीं, यूज किया। पूरा देश जानता था, पूरा देश जान गया कि आपकी भीड़ नहीं जुटी, इसलिए आपने बहाना बनाया। और उसी का खामियाजा उत्तर प्रदेश में योगी जी को भोगना पड़ रहा है कि उनके प्रत्याशी मार कर भगाए जा रहे हैं गांव से, गांव में घुसने नहीं दिया जा। दो चुनाव हो चुका, 2 फेज का, और दोनों फेज की स्थिति बता दूं मैं पूरे उत्तर प्रदेश में भी रैली कर रहा हूं। मैंने कासगंज में की, बहेड़ी में की, बिजनौर मैंने की रैली। मैंने समाजवादी पार्टी में आंध्र गठबंधन प्रत्याशियों के लिए मैंने मुरादाबाद में रैली की, आगरा में रैली की, शाहजहाँपुर में रैली की। और दोनों फेज के चुनाव की स्थिति मैं बता सकता हूँ आपको कि पहला चुनाव ऐसा है कि हर बार मुस्लिम समाज भाजपा को हराने के लिए वोट देता था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम समाज वोट दे रहा है। और इस समय सारा समाज एकजुट हो गया है। आरक्षण पिछड़ों का छीना गया, पिछड़ों की आप गिनती नहीं कराना चाहते, उनको हक नहीं देना चाहते, पिछड़े दलितों को, अल्पसंख्यकों के साथ इतना अन्याय हुआ। सरकार कहती है हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। सरकार की नौकरी ऐसे ही है, उनका एक विज्ञापन आया था, उसमें अमेरिका की फैक्ट्री फोटो छापा और पश्चिम बंगाल के पुल का, हावड़ा पुल का फोटो छापा, और नौकरी एक निकली कि हमने फलां को नौकरी दी है। उससे जब बात हुई तो पता लगा उसे सपा की सरकार में नौकरी मिली। तो योगी जी और मोदी क्या मानते हैं, क्या वो जो आंकड़ेबाजी दिखा रहे हैं वो सही नहीं है? अरे मोदी जी और योगी जी कितने बड़े झूठे हैं, आपको आज तक नहीं पता लगा? 15 लाख आया नहीं, काला धन आया नहीं, वादा किया था उन्होंने। लो सबको कहा था 15 लाख रुपए आपके जेब में आएंगे। और एक बाबा रामदेव हैं उनके दोस्त, एक आंख वाले, उन्होंने कहा तो 35 रुपये में पेट्रोल बिकेगा। इंडिया टुडे में रजत शर्मा को जो एक सवाल जवाब, 100 से भी ऊपर बिक गया, वो तो 35 रुपये में बेच रहे थे बाबा रामदेव। आजकल पता नहीं कहाँ भूमिगत हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस चुनाव में। वो तो कांग्रेस की रैली में जब वहाँ पे उनका कार्यक्रम चला तो वहाँ से भी भागे थे वो तो। बीजेपी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो जब महंगाई वाली सरकार थी तो 400 रुपये में गैस सिलेंडर था, आज 1000 रुपये में गैस सिलेंडर है। क्या मानते हैं सरकार अनाज फ्री दे रही है लोगों को? सरकार अनाज फ्री दे रही है, कोई नया काम नहीं। पहले भी पीडीएस के माध्यम से किसानों को, गरीबों को अनाज मिलता रहा। राशन कार्ड में लाल कार्ड और पीले कार्ड चलते रहे, सबको पहले से मिलता रहा, कोई नया चीज़ नहीं। खाली वो कफन वही है, मुर्दा नया, खाली नाम नया है, झोला बदल गया बस। चलिए बात करते हैं जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने ये कहिए कि समाजवादी के जो लीडर थे उन पर मुकदमेबाजी शुरू की और सबसे सीनियर लीडर आजम खान पर मुकदमे दर्ज करे, वो आज भी जेल के अंदर हैं। अमित शाह आए अपनी रैलियों में कहते हैं कि अगर आपने अखिलेश को जिताया तो आजम खान बाहर आ जाएंगे। तो आजम खान साहब को बाहर आना ही चाहिए। वो मुर्गी चोरी नहीं किए हैं, कोई वो बकरी चोरी, अरे बकरी चोरी का लगाया, भैंस चोरी का लगाया, पायल लूटने का लगाया। आपको बताऊं, आप ध्यान समझिए, योगी जी के ऊपर मुकदमा हुआ था बड़े धाराओं में, आईपीसी के बड़ी धाराओं में मुकदमा जो संज्ञेय अपराध थे, नॉन कॉग्निजेबल अपराध थे, इतने बड़े बड़े उनको मुकदमे थे। अब दंगा फैलाने का, मर्डर करने का, मर्डर के प्रयास का। लेकिन और योगी जी के ऊपर जब मुकदमा हुआ सपा की सरकार में, योगी जी जाकर संसद भवन में फूट फूट कर रो रहे थे। आज भी वीडियो खोज लीजिए। तो मान रहे हैं कि बदला लिया, फिर क्या बात समझिए, रो रहे थे। लेकिन वही योगी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने अपना मुकदमा स्वयं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, स्वयं अपना मुकदमा उठाया और अपने डिप्टी सीएम का भी मुकदमा हटा दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन एक विकास दुबे कांड हुआ। विकास दुबे ने जब सरेंडर कर दिया तो उसे गोली मारने की क्या ज़रूरत थी?
चलो आपने मारा क्योंकि आपके बीजेपी के नेताओं के बहुत से राज उसके पास थे, वो उगल सकता था। मानते हैं आप राज सिंह? बिल्कुल थे। और नहीं तो आप क्यों मारते हो? विकलांग आदमी, उसका एक पैर टूटा हुआ, उसके राड पड़ी थी, तो आप उसे, आपकी इतनी कायर पुलिस वाले थे तो मुझे बता देते, मैं मध्य प्रदेश अकेले डंडा लेके अपनी गाड़ी में लाके जेल पहुंचा देता। आपकी पुलिस को डांच दे के, झटका दे के, रिवॉल्वर छीन के भाग गया, मैं तो उसे डंडे से जेल पहुंचा देता, आप मुझे बता देते। तो आपने उस समय ये बात क्यों नहीं कही? मैं तो तब से कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं, आप सुने तब तो, मैं तो हर चैनल पर कह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, खुशी दुबे के मामले में एक दिन एक चैनल पे, इंडिया टुडे पे, नहीं APP गंगा पे, हम और रीता बहुगुणा जी थे। रीता बहुगुणा जी ने से लोगों ने सवाल किया कि खुशी दुबे 2 दिन की ब्याहता थी, उसका पति अपराधी हो सकता है लेकिन खुशी दुबे तो अपराधी नहीं हो सकती, क्यों नहीं आपने उसे, उसके मुकदमे जो है उसके ऊपर क्यों नहीं आप उसे समाप्त कर दे रही सरकार, क्यों मुकदमे नहीं वापस ले? तो कहीं नहीं, तो न्यायिक पालिका के अंदर है, कोर्ट तय करेगी कि वो अपराधी है कि नहीं है। तो मैंने रीता बहुगुणा जी से काम कर, रीता जी बड़ी आप विद्वान हैं लेकिन आपको, आपकी नज़र बड़ी कमज़ोर है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुकदमे का निस्तारण कोर्ट करेगी, कौन दोषी है कौन निर्दोषी है कोर्ट तय करेगी, तो आपने अपने मुख्यमंत्री के मुकदमे क्यों उठा लिए? क्यों नहीं ट्रायल होने दिया कि योगी जी दोषी हैं कि निर्दोष हैं? तो आपका दोहरा मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दोहरा मापदंड रहता है। और आजम खान साहब का जहाँ तक सवाल है, आजम साहब के साथ अन्याय हुआ और जिन अधिकारियों ने अन्याय किया वो अपना इंतजाम कर लें। क्या इंतजाम कर लें, वो उनके खिलाफ कर रहे हैं, उनकी जांच होगी। क्या जांच? उनका सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश की, अखिलेश जी ने कहा था कि ये आने जांच होगी उनकी, और उन्होंने जो किया उसका दंड उन्हें मिलेगा। कौन देगा? हम सरकार देगी, उत्तर प्रदेश सरकार देगी उनको दंड। आप कह रहे हैं दंड देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं 10 मार्च को हम घर में निकाल देंगे। 10 मार्च को तो उनका धुआं निकलने वाला है। किसका? योगी जी का। अच्छा, बात करें तो जनता उनका धुआं निकाल, बात करें तो बीजेपी कहती है कि सबसे ज़्यादा दागी जो हैं समाजवादी के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा गुंडे समाजवादी के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा बदमाश समाजवादी के अंदर हैं, लेकिन सर्वे में आया कि सबसे ज़्यादा दागियों को बीजेपी ने टिकट दिया। जो दागी उनको तो छोड़ दीजिए। बीजेपी कहती है हम अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस रखते हैं, माफियाओं को हमने जेल भेज दिया। अखिलेश यादव जी ने एक सीधी सी बात कही कि टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट बना लो। पहले नंबर पे अगर ब्रिजेश सिंह ना आ जाएं बनारस के, धनंजय सिंह जौनपुर वाले ना आ जाएं, सुशील सिंह ना आ जाएं, धीरेंद्र सिंह बलिया वाले जिन्होंने निर्दोष देवेंद्र पाल समाज के बेटे को SDM और CO के सामने जिन्होंने गोली मार दिया, अगर वो ना आ जाएं तो बताना टेनी महाराज जिनके बेटे ने दिन दहाड़े किसानों के ऊपर गोली चला दिया। बीजेपी कहती है, योगी जी कहते हैं हमारे पास बुलडोजर है वो, जिसके ऊपर हम चाहें चढ़ा देते हैं, घर गिरा देते हैं। लेकिन धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे थे, उनका घर तो नहीं गिरा। ब्रिजेश सिंह अपराधी हैं, उनका घर तो नहीं गिरा। टेनी महाराज के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, उनके बेटे की 10 दिन में जमानत हो गई। इतना 8 लोग और एक पत्रकार मारे, वो नहीं हुई क्योंकि पुलिस उसी तरह कहीं ना कहीं सरकार का कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट रहा। भाई आपको न्यायपालिका के अगर और कोर्ट की और पुलिस की अगर बात IPC के बारे में जानकारी है तो पुलिस जिस तरह की मुकदमे दर्ज करेगी, जिस तरह का वो मुकदमे में बातें लिखेगी, उसी आधार पर चार्जशीट लगाएगी, उसी आधार पर कोर्ट का ट्रायल होगा, उसी हिसाब से जमानत दी जाएगी। कोर्ट जो होती है, उसी लिए उसके कोर्ट में जो एक देवी जी फोटो तराजू लिए, उनके आंख पे पट्टी है, हम कुछ देखेंगे नहीं, जो हमें बताया जाएगा उसी आधार पर, साक्ष्य के आधार पर निर्णय करेंगे। तो एक मुकदमे में जमानत हो जाती है, दूसरे में हो जाती। आजम साहब के कम से कम 25 मुकदमों में जमानत हो गई और कोर्ट ने पाया कि मुकदमे बेसलेस है, लेकिन नए मुकदमे दर्ज कर देते तो कोर्ट ये आदेश नहीं कर सकती पुलिस को, सरकार को कि आप दूसरे मुकदमे ना दर्ज करो। तो ये फंसा हुआ मामला, ये एक रोज जाती हो रही है आजम साहब के साथ। अच्छा, बात करें विकास की, सब बीजेपी कहती है हमने बहुत विकास किया है, सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, नौकरियां दे दी, लेकिन जब हमने कई जगह देखा तो बहुत सी जगह ऐसे हैं आज भी रोडों में गड्ढे हैं। बीजेपी का विकास कागज पर होता है, जमीन पर कोई विकास नहीं होता। पुल एक बन रहा था बनारस में, गिर गया, कई लोग उसमें दब कर मर गए निर्माणाधीन पुल में,
और आज तक ठेकेदार पता नहीं कर पाई बीजेपी, और उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज पाई किसकी गलती थी। एक श्मशान घाट था गाजियाबाद में, उसमें लोग गए थे 100 दाह करने, किसी को जलाने, वहाँ जो है बेचारा वो पुल गिर गया, कई लोग वो श्मशान घाट बिल्डिंग गिर गई, कई और लोग मर गए, उनका भी दाह संस्कार। आपका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है इस चुनाव में, अगर आपकी सरकार समाजवादी की सरकार आती है, आपका गठबंधन है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी उस प्रदेश के लिए? देखिए सही बात तो है कि समाजवादी पार्टी आएगी नहीं, समाजवादी पार्टी आ रही हिंदू मुसलमान के नाम पर, लब जिहाद के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी सरकार की पोल खुल गई। बीजेपी, मैंने तो कई मंचों पे कहा कि योगी जी कहते हैं कि लब जिहाद मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों शादी कर लेते। अरे भाई तुम अपने भाजपा में देखो पहले, दूसरों को बाद में देखना। शाहनवाज हुसैन खां साहब की बीवी हिंदू है, ब्राह्मण की बेटी है। मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी ठाकुर समाज की बेटी है। अभी रामलाल गुप्ता बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन मंत्री आरएसएस, केंद्रीय मंत्री रामलाल गुप्ता की भतीजी की शादी 1 साल पहले होटल ताज लखनऊ में हुई, 1.5 साल पहले। उसमें श्रेया गुप्ता की शादी, वो भी मोहम्मद करीम इरफान। भाई सुनिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें खुली कहते हैं। मोहम्मद करीम इरफान से श्रेया गुप्ता, रामलाल गुप्ता जी केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के नेता, उनकी शादी हुई। और योगी जी भी दावत उड़ाने गए थे, राम नाईक साहब उस समय राज्यपाल थे, वो भी गए थे। तब लब जिहाद इनको नहीं दिखता, इनकी आंखें फूट जाती हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इतने खुलासे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको अरे बड़ी बात कौन सी है? तो सच्ची बात है, तो सच्ची बात कहने में कौन सा डर? हमारे कई सरकार बीजेपी की आ गई तो आपका क्या होगा? हमारे पूर्वज सम्राट अशोक महान ने लिखा था सत्यमेव जयते, सत्य की विजय। और सरकार जिसकी होती है डंडा उसका होता है, कहते हैं भैंस जिसकी उसका डंडा। भारतीय जनता पार्टी की जिसका डंडा उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और मैं लगातार इन बातों को लगातार कहता रहा हूँ, और हर मंच पे कहता हूँ, तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा। जो सच है उसे कहने में कोई मुझे रोक नहीं सकता। फारुखाबाद की बात करें तो क्या लगता है फारुखाबाद में इस वक्त आपको क्या लगता है कि विकास नहीं हो पाया, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, बहुत पिछड़ा हुआ रह गया? देखिए सच बात तो यह है कि फर्रुखाबाद की जहाँ तक बात की जाए, फर्रुखाबाद में मैं बैठा हूँ, मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सुमन जी। लेकिन यहाँ जो भी हुआ मैं उस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास तो होता नहीं। फर्रुखाबाद में कई बड़ी समस्याएं हैं। गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल रहा था, हटा दिया गया, दूर कर दिया गया। और लगता है कहीं फर्रुखाबाद हाईवे से जोड़ते तो विकास होता, बिल्कुल हटा दिया तो अब पीछे रह गया। बिल्कुल होता। देखिए अगर कनेक्टिविटी होती है उससे विकास तो होता ही है। जिन एक्सप्रेसवे जिन जिलों से निकला है उनका विकास अपने आप हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। चुनाव में गर्मी भी आई, चर्बी भी आई, और अब हिजाब आ गया, क्या कहेंगे? हिजाब को लेकर बहुत ज़्यादा सियासत गर्मा रही है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक शेर है, मैं कह देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, लब जिहाद, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई काम है नहीं। एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ना पाकिस्तान से इश्क कर पा रहे हैं ना जंग कर पा रहे हैं, वो केवल उल्लू बना रहे हैं। दोनों पाकिस्तान और भारत मिले हुए देश हैं। जब वहाँ चुनाव होता है तो भारत बम फेंक देता, वहाँ के लोग भारत के डर के मारे वहाँ की सरकार बना देते हैं, मन जो चाहती है लोग। और यहाँ भी मोदी जी के दोस्त हैं, वो वहाँ से बम फेंक देते हैं चुनाव में। इसीलिए राहत इंदौरी साहब ने एक और शेर कहा था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो कोई चुनाव है क्या। सरहद पे जब बमबारी हो जाए, शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि वहाँ चुनाव है। तो कुल मिला के चुनाव के समय ये सब हिंदू मुसलमान, लब जिहाद, हिजाब खिजाब, यही सब इनको याद आता है। हिजाब का हिसाब कब होगा? हिजाब का हिसाब हो रहा है, 2 चरण में हो गया, और 10 मार्च को हो जाएगा। 10 मार्च को कौन सरकार? 10 मार्च को कौन बनाएगा सरकार? बेइज्जत होकर योगी जी और मोदी जी की यहाँ से विदाई होगी। और 10 मार्च की बात मत नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2024 में भी मोदी जी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 10 मार्च का तो टिकट भी कटवा दिया किसी साहब ने, बताते हैं कि योगी जी का कि गोरखपुर जाएंगे लखनऊ से। योगी जी तो गोरखपुर में ही चुनाव लड़ रहे हैं, अब उन्हें जाने की जरूरत तो वहीं रहे, अब आने की जरूरत ही क्या, तो चुनाव लड़ रहे हैं। और अंतिम चरण क्या
संदेश रहेगा 10 मार्च को? हम लोग इतना समाजवादी पार्टी महानदल गठबंधन से इतना संदेश है कि इस प्रदेश को माफ़ कर दो, और आपसे ये प्रदेश नहीं हो पाएगा। आप बाबा हो, संत हो, जाओ यज्ञ करो, कुछ दक्षिणा लो, आपसे शासन आपके बस का नहीं। आप मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी की सरकार आ गई, आपको नहीं लगता कि इस बार आपके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा? जिस तरीके से आप बीजेपी की परत दर परत खोल रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, शिकंजा हिंदू मुस्लिम बता रहे हैं। शिकंजा कसने डरने वाले शासन नहीं कर सकते, और मैं शासन करने के लिए आया हूँ, सरकार में काम करने आया। तो शासन करने के लिए लोग निकलते थे, वो युद्ध लड़ा करते थे तलवारों के अब आप सामने। युद्ध लड़ रहे हैं इस बार युद्ध चुनाव हो में। ही रहा है, ये तो युद्ध है, जनता के लिए युद्ध है। अब इसका जवाब 10 मार्च को आएगा। 10 मार्च को जवाब आने की ज़रूरत नहीं, 10 मार्च का जवाब आ चुका है। और आप मुझे ज्योतिषी मान लीजिए, मोदी जी और योगी जी दोनों मिलके 40 सीट 50 सीट के ऊपर उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकते। और ले आए तो? नहीं जीत सकते। ले आए तो मैं राजनीति बंद कर दूंगा, महान दल बंद कर विलय कर लूंगा भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, ये थे हमारे साथ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएगी, और इस बार महान दल और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगी। अब देखना होगा कि जनता का मूड किस तरफ जाता है। पार्टियाँ अपना अपना वादे करती हैं, अब जनता किस ओर जाती है और जनता का क्या फैसला होता है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। राजीव वर्मा, फारुखाबाद।